नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर का 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र तथा उसके साथ गणित के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो प्रश्न जो आए थे, जो पूछे जा रहे हैं सीटेट में, वो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि के बारे में सही कथन बताना था। तो राइट आंसर था, बुद्धि क्या है, एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो राइट आंसर इसका थर्ड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो वो एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है, मतलब सृजनात्मक विचारक है उसके। तो थर्ड जो फोर्थ आंसर है, सॉरी, इसका वो इसका राइट आंसर था। आप इसका देखिए, इंग्लिश में भी आपको अगर वर्ड समझ में ना आए तो यहाँ ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हिंदी में गलती हो सकती है लिखने में, लेकिन इंग्लिश जो वर्ड होते हैं वो बिल्कुल सही लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का जो प्रमुख उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य है वो होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता व भ्रांतियों को समझना, कि बच्चों को कितना स्पष्ट है और क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, उसको समझना ये प्राथमिक उद्देश्य होता है आकलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और मैंने ये जो पहले वीडियो बनाई है उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार उन्हें भी ज़रूर देखें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा पूछा गया है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो पठन वैफल्य जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो आधारित थी वो थी अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप। सेकंड आंसर इसका राइट आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब सहभागिता शिक्षक की कम हो रही है, मतलब बच्चे का रुझान शिक्षा के प्रति कम हो रहा है, बच्चे कम होते जा रहे हैं, तो शिक्षक को अपनी पद्धति पर विचार करना चाहिए कि उसके द्वारा जो पद्धति पढ़ाई जा रही है वो बच्चों के समझ में आ रही है या नहीं। उसे अपने जो तरीके हैं उनमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, थर्ड इसका राइट आंसर है, अपने शिक्षक पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल सही है इसका थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल सही है इसका थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो छात्र केंद्रित जो शिक्षा होती है वो बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देती है। तो इसका एक फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं? तो एक दूसरे के पूरक कहिए या एक दूसरे में सन्निहित हैं। बी इसका आंसर राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो संरचनावादी ढांचा है तो इसमें प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, मतलब फोकस कहाँ रहेगा उसका? एकदम उसकी मीनिंग मेकिंग में। ठीक है, अवबोधन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो विद्यार्थी को जो स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के परिणाम ये होता है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए वो प्रभावशाली एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, लगातार पुरस्कार दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं एक बालक को, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर इसका थर्ड आंसर, अधिगम में बच्चों का स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन बताना है हमें अधिगम के बारे में। तो राइट आंसर है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो दिया गया था, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो जटिल अवधारणाएं शिक्षक बच्चों की जो होती हैं उसे शिक्षक किस प्रकार सहज सकते हैं, तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो प्रोत्साहित कैसे करेगी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके। तो रानी आंसर का थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो पूछा गया था वो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो कौन सी जो प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी, तो एक है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, एक है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसका फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया, तो है आंसर विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करता। तो इसमें नहीं वर्ड यूज़ हो गया है, इसलिए आंसर क्या है, गलत हो चुका है। तो इसका ये आंसर था, विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये इसका आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो सेकंड वाला जो द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है वो है विद्यालय एवं मीडिया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो कौन सी ऐसी अवधि है जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो वह शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो नैतिक विकास की एक अवस्था है वो थी, किसके द्वारा पूछी गई थी, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो लड़कियों में ज़्यादा ध्यान देता है लड़कों की तुलना में, मतलब वो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जेंडर पक्षपात के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो कम करने के लिए जो प्रभावशाली पद्धति है वो है इस पर परिचर्चा, मतलब जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। आंसर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव को महत्व दिया। तो ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। तो सबसे ज़्यादा भाषा के अर्जन सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अवधि जो है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। राइट आंसर इसका फर्स्ट वाला है 26 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसको कहते हैं पाठ्यक ढांचा। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित जो करता है वह संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। फर्स्ट इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पियाजे की संरचना है। तो कौन सी अवस्था उसमें एक है, तो ये आती है आपकी फर्स्ट स्कीमा अवस्था जो थी, आपको पता ही है। तो राइट आंसर इसका डी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां पूछा गया है, जिन 100 पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। तो इस तरह की वार्ता को जो वाइगोत्स्की कहते हैं वो कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। चलिए इसी के साथ हम मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं
जो पूछे गए थे 2019 में वो किस प्रकार के थे, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया आपसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आपको लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। देखिए राइट आंसर इसका था सी वाला, मतलब पहले आपका 8500 मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक मिलीमीटर कितने, आपको एक ही में कन्वर्ट कर देना। जैसे हम यहाँ पे मीटर में बना देते हैं, तो 8500 मिलीमीटर है, तो इसको 1000 से आप क्या कर देंगे, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, तो 1000 मीटर से आप डिवाइड करते तो यहाँ आ जाता 8.5। फिर ऐसी 80 डेका मीटर और सेंटीमीटर को चेंज करना है। ठीक है, तो एक डेसीमीटर में कितने होते हैं, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। आप 10 से डिवाइड करते, फिर 88 सेंटीमीटर हो जाते, और 88 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते, आपका आंसर आ जाता। ऐसे इसका राइट आंसर आप सही कर सकते हैं ऐसे बना के। तो फर्स्ट आंसर इजी सा था। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन में पूछा गया था, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16 बज के 30 मिनट पर बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना लगा। तो इस यात्रा पर जो कुल समय लगा था वो कितना लगा है वो पूछा गया है। तो देखिए पूछा गया 29 अगस्त से 31 अगस्त, मतलब 30 अगस्त वाला जो है वो मतलब 24 घंटे तो आपको ऐड करना ही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 16 के बाद आप कर लेंगे, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ से आपके 8 घंटे 7 घंटे 30 मिनट आ जाएंगे। और उसके बाद जो टाइम है 8:45 वो इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको आंसर मिलेगा आपका कितना, 40 घंटे 15 मिनट। मतलब क्या करना है, 24 घंटे तो ये हो गए, प्लस 16 के बाद आपको फिर से बजाना है, पूरा दिन करना है, तो वो आ जाएंगे आपके 7:30, और प्लस उसके साथ क्या आएगा 8:45 आपको क्या करना है इसमें ऐड कर देने पड़ेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 40 घंटे 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आते। ठीक है, खाली थोड़े से घुमा के या थोड़े लंबे हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन सरल ही रखते हैं। बस आपको थोड़ा प्रयास करना है और आप सफलता आपके हाथों में। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है 33 क्वेश्चन है, कक्षा सेकंड में छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो इसका राइट आंसर था, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। तो थ्योरी वाइज इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर है इसका पार्ट फर्स्ट में। जो सेकंड वाला जो आता है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो सेकंड वाले में आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स के सॉल्व क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहाँ पे थ्योरी वाइज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-4 ही क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 34 क्वेश्चन जो पूछा गया है, गणित में प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो मुख्य प्रयोजन क्या है, तो है त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, या समस्याओं को निरस्ता को समाप्त करना। तो इसका आंसर जो था ए और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, बाकी दो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देख लीजिए इसकी लंबाई कितनी होगी। आपने क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई जो निकालनी है, तार क्या है, आयत रूप देना था। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इसकी क्या दे दी इसने, एक आयत की चौड़ाई, जो लंबाई ये हो गई, इसकी लंबाई L और चौड़ाई इसने दे दी कितनी, 30 सेंटीमीटर इसकी ये थी। तो अब क्या होगा, क्या पूछ रहा था आपसे, तो सिंपल सा था, आपने क्या करना था कि जो इसका परिमाप होता है अपने उसको लिख लेना है, कितना होता है आप इसका परिमाप आयत का, तो वो हो गया 2L+B। ठीक है, तो आयत का परिमाप दे दिया इसने, टोटल कितना है 180 दे दिया था, तो 180 लिख दीजिएगा। 2L+B, तो कितना हो गया, B आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 2L+2B, मतलब 60 हो जाएगा, 30 × 60, और बराबर दिया था आपको कितना, बराबर दिया हुआ है आपको 180 के। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद आप क्या करते हैं कि 2L बराबर 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120, और L यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 60, ए आंसर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा याद रखना है परिमाप क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों
शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर यह दर्शाने के लिए करता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो आपको दिया है पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा या टाइल। तो किसकी तरह दो आयाम मतलब क्षेत्रफल, आयत किसकी आकृति से आयत बन जाएगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो राइट आंसर है एक वो ग्राफ पेपर जो होता है वो दे सकता है, और दूसरा टाइल, टाइल जो होती है वो ले सकता है बताने के लिए कि इसका क्षेत्रफल समान हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37, बोलता है NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। नहीं है की बात की थी, तो गणित पाठ्यक्रम का भाग जो नहीं है 2005 के अनुसार वो है अनुपात। राइट आंसर रोपड़, आपको सोचेंगे क्या है, तो टाइलिंग, ये टाइलिंग वाला नहीं आंसर है, जो आपका राइट आंसर है वो है अनुपात, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे अधिक उपयुक्त योजना है लघुत्तम समापवर्तक विधि, ठीक है, LCM जो निकालते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए जो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे अपनी संकल्पनाओं को संरचना करें। तो विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो गणित में उपलब्धि कम होने का जो कारण है वो हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां जो है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित की संरचनात्मक से की जा सकती है, वो है गणित पूर्णतया विषय परक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता वो है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो है राइट आंसर इसका डी वाला, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। सही नहीं है तो अपने आप थोड़ी हो जाएगी, जब तक आप क्या करेंगे रिवाइज या उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो सकती। तो नहीं है पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर इसलिए डी वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो अधिक उपयुक्त है वो है मानचित्र पर शहरों का निशान या स्थान निर्धारण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन आ रहा है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है की बात पूछी गई है, तो है इसमें आधार 2 प्रणाली का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। तो शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए दिया है क्वेश्चन कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। तो वो क्या कर रहा है, तुलनात्मक जमा। इसका आंसर तुलनात्मक जमा, अपने पास तो है ही उसके पास, वो बोला मेरे पास तो 2 ज़्यादा हैं उसके पास, तो इसका क्या हो गया, मतलब तुलनात्मक जमा पे ये आंसर इसका डी वाला हो गया, 2 अधिक है मतलब। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो क्या गणितीय तर्कणा, तर्क जो होते हैं का सूचक है, तो गणितीय प्रक्रिया का तर्क संगतता देने की क्षमता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो ज्यामिति के अध्यापन के लिए जो प्रक्रिया है वह है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान को अंतर्दर्शी समझ की ओर विकसित कर सकें। राइट आंसर इसका बी वाला, जो टिक लगाए गए हैं वो राइट आंसर हैं इसके, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया था 49वां,
देखिए क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, आप पढ़ते हैं। सुपर बाजार में सब्जी का मूल्य सूची दिया गया है, टमाटर, आलू, गाजर, लौकी, मिर्च, नींबू। अब कहा गया कि संजय ने आधा केजी टमाटर खरीदे, 1 केजी आलू खरीदे, आधा केजी गाजर खरीदे, मतलब और 250 ग्राम मिर्च, 6 नींबू खरीदे। उसने बिल कलर के अकाउंट में 200 रुपये का नोट दिया, कितने रुपये वापस मिलेंगे? देखिए संजय ने कितना, आधा केजी टमाटर खरीदा, तो 1 केजी का मूल्य 40 है, तो आधा का आपको पता ही हो जाएगा, आधा मतलब 20 रुपये। ऐसे ही 1 केजी आलू खरीदे, तो आलू 2 केजी दिए हैं 25 के, तो आधा केजी कितना हो जाएंगे, 1 केजी कितने का हो जाएगा, 25/2 मतलब 12.5 रुपये। आधा केजी गाजर खरीदे उसने, 250 ग्राम गाजर 20 रुपये के हैं, आधा केजी कितने के हो जाएंगे, डबल मतलब 40 रुपये के। ऐसे ही आप इसको काउंट करेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा। तो ये आ रहा है, कितना आ जाएगा, 112 रुपये का उसका पूरा बिल हो गया, 112.5 का उसका बिल हुआ। उसने 200 रुपये दिए हैं काउंटर पे, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे पूछा गया, तो वापस मिलेंगे 87.50 रुपीज़। बिल्कुल सही ए आंसर इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, खाली लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। पढ़िए समझिए और आपको आंसर देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम प्रीवियस पेपर क्वेश्चन एक बार देख रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विगत परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग जो दर थी वो चित्रित की गई है। 2 घंटे के इतने रुपए हैं, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक 75 रुपये हैं, 5 घंटे के बाद 8 घंटे के प्रति अतिरिक्त इतने रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो मेन यहाँ से है कि राजीव ने अपनी कार को 7 बजे, ठीक है 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने वह 4:30 पर आ गया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा? तो 7 बजे से 4 बजे तक आ गया, तो टाइम कितना हुआ, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो मतलब 9.5 घंटे उसे लगे। तो 9.5 मतलब 8 घंटे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, तो 8 घंटे से ऊपर कितने रुपए लग रहे हैं, तो 250, तो 9.5 घंटे हुए, तो इसके बीच में आएगा आंसर इसका ए वाला राइट आंसर। अब देखिए 51वां क्वेश्चन क्या कहता है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक हो गया, 2 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं। देखिए कोई सब में क्या है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सब में अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग कहता है, देखो 2 और 3 को योग करेंगे तो 5 आएगा, ये गुणज है नहीं है। 3 और 5 का 8 आएगा, 3 का गुणज है नहीं है। 1 और 3 4 आएगा योग करके, गुणज है नहीं है। 5 और 7 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 3 का गुणा है बिल्कुल है, 12 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, 57 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 52, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई का ऐसे दहाई के स्थान का अंक दे दिया उसने 8। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी संख्या है उसको देख लेंगे, इकाई दहाई से लिख लीजिएगा, आपको ईजी रहेगा जो भी। तो उसने बोला कि दहाई के अंक जो है, इकाई नहीं बोल दिया, पहले बोला दहाई, दहाई दे दिया 8, चलो ठीक है 8 लिख दिया। अब बोलता है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। तो 1/4 है, तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, 8 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 4 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 2, तो 1/4 इकाई का अंक मिल गया 2। आगे देखिए, आगे पूछता है के स्थान का अंक 1/4, हज़ार के स्थान का अंक 0 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यहाँ पे, तो यहाँ 0 हो गया। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना, इसका 2 गुना तो कितना होगा, इसका 2 गुना 4। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना हो गया, 2 3 6, तो 60482 इसका आंसर, ये वाला राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? तो सबसे बड़ा कौन सा, फिर कौन सा, तो मैंने यहाँ पे आपको लाइन से दे दिए हैं, सबसे बड़ा कौन सा कौन सा कौन सा। तो आरोही क्रम में एक क्रम बोल दिया उसने, कैसे लिखना है, आरोही बढ़ता हुआ क्रम जो जाएगा आपका, सबसे छोटा उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा, तो ये इसका आरोही क्रम है। तो तीसरे स्थान पर जो संख्या आ रही है वो है 7.07। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो गया। देखो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, थोड़े घुमा फिरा के हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न ईजी ही रहते हैं। हमें समय थोड़ा कम मिलता है या फिर आपको लग सकता है कि समय कम था, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन पढ़ने में, जो लंबे क्वेश्चन है पढ़ने में थोड़ा समय निकल जाता है, लेकिन ईजीली रहता है। हम जल्दीबाजी में कुछ प्रश्न गलत कर जरूर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया। तो एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर थी, देखिए जैसे बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
अब 4, देखिए हमें जो क्षेत्रफल मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर जो इसका होता है, और उसमें रख देंगे 16 मिल जाएगा 4 का। अब कितने कितने वर्गों में काटा, 4 वर्गों में, तो 4 वर्गों में काट दीजिए इसे, तो एक का कितना मिलेगा, 4 चौको 16, मतलब एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अपनी मेथड से भी कर सकते हैं, 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक अगर 4 का है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर का था, तो आधा कितने का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, इधर से भी 2 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 2 4। तो जैसे आपको इजी लगता है, आपकी जो ट्रिक्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वैसे सिंपल ही हैं, मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ए बी सी के पेन 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। तो क्या ए वाला 10 रुपये का, बी वाला 12 रुपये का, सी वाला 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हो तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहले जो 3 पैकेट दिए हैं उसका आप क्या करेंगे, पहले उसका 3 का आप क्या करिए, एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के बाद आपको एलसीएम जो मिल जाएगा वो मिल गया आपको, जैसे इसका एलसीएम कितना आया, हमारे पास इसका एलसीएम आ रहा है 120, ठीक है 120। तो फर्स्ट पूछा गया था 10, तो 120 से आप 10 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 12, तो 12 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरा डिवाइड कीजिए, 10 सेंटीमीटर तीसरा कीजिए 5, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इजी सा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 56, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी वह है। तो ऐसी संख्या जो है वो है 25, 20। ये ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57वां, आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपये का धन है तो उसके पास 5 और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन में मान लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया, जैसे माना कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, एक्स हैं, तो आपको क्या करना है, 5x, टोटल सिक्के थे 160, और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, टोटल सिक्कों में से घटा दीजिएगा 25 माइनस एक्स से, तो 10 गुणा 25 माइनस एक्स, इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आपको मिला है वो है 18 और 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है की बात की है तो यह सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल गलत है ये। देखिए आपका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 2 है, ये क्या है, अभाज्य जरूर है लेकिन विषम थोड़ी है, सम संख्या है, ठीक है। तो प्रश्नों को पढ़िए और जो आपको सही लगता है वो आप करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे, देखिए 1/6 भाग तो नीम ही देखें, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस कितने हैं। देखिए घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया, लॉन्ग कर दिया क्वेश्चन, लेकिन स्टार्टिंग में उसने बोला कि वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 1/6 भाग है, तो हम 1/6 भाग कर लेते हैं, ये 1/6 भाग था। कितनी संख्या थी, संख्या थी 5, 5 तो यही थे ना, नीम के ही तो थे ये पेड़, तो कितने हो गए, मतलब नीम के जो टोटल थे वो थे, ये हैं, मतलब टोटल संख्या है, ये नीम नहीं, ये टोटल संख्या है, कितनी है 30। उसमें से 5 तो आपके नीम के हो गए, और आधे वृक्ष किसके हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे करिए इसके कितने हो गए, 15 अशोक के हो गए, प्लस 5 उसने कहा नीम के हैं, बचे कितने, 15 और 5 20 हो गए, टोटल थे 30, बचे कितने यूकेलिप्टस के कितने हो जाएंगे 10, तो राइट आंसर इसका 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए बोलता है, सॉल्व करने वाला। तो आपको इसमें फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्रैकेट वाले हैं अगर तो ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आपको सबसे बड़ा ब्रैकेट जो होता है वो ओपन कीजिए, उसके बाद मझला, उसके बाद सबसे छोटा ब्रैकेट। अगर ऐसे नहीं आते, सिंपल से ही आते हैं, तो आपको डिवाइड वाला जो है, उसके बाद मल्टीप्लाई, प्लस और लास्ट में माइनस, ठीक है, वो यूज़ करना है। तो आपको मल्टीप्लाई करनी थी यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इसमें फिर ये ऐड कर दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसका जो राइट आंसर है वो है 12। तो यही हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस थे जो इस सेट में हमने रखे थे, ठीक है, बाल विज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान के और आपके गणित के। तो आपको वीडियो एक बार ज़रूर देखें और इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू।